तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में। जो सर्वाइवर सीरीज के बाद शो हुआ है अब खत्म हो चुका है और हमें थोड़े आइडियाज मिले हैं कि आखिर मंडे नाइट रॉ की स्टोरी लाइन्स अब किस डायरेक्शन में जाने वाली हैं। और कई सारे लोगों को आई थिंक ये शो शायद पसंद ना आया हो, लेकिन पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मुझे आज का शो काफ़ी अच्छा लगा और उसके पीछे कुछ रीजंस हैं जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूं। और आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। फटाफट से लाइक बटन दबा दे गाइज और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें क्योंकि कंटेंट काफ़ी कमाल का और काफ़ी अच्छा आने वाला है थ्रू आउट द वीक इस हफ्ते। अब सबसे पहली बात यह है कि ड्रू मैकिंटायर के अराउंड ही सबसे बड़ी जो क्वेश्चन था मंडे नाइट रॉ पे कि आखिर अब उनका अपोनेंट कौन हो सकता है, और उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए यहाँ पे शो स्टार्ट हुआ क्योंकि टीम रॉ यानी कि वही टीम जिसने स्मैकडाउन के ऊपर क्लीन स्वीप लिया था सर्वाइवर सीरीज में, वो रिंग के अंदर आती है और एडम पियर्स इन सभी बंदों से पूछते हैं एक एक करके कि तुम बताओ कि आखिर तुम क्यों डिजर्व करते हो एक WWE चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी। तो एजे स्टाइल्स अपने आप को फिर से कैप्टन बोलते हैं और वो कहते हैं मेरी वजह से टीम जीती है और उनका ये रीज़न है कि उनको अब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसे ही शेमस कहते हैं कि मैं ड्रू मैकिंटायर को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए क्योंकि मैं उनको टाइटल के लिए हरा भी सकता हूँ। और फिर मैट रिडल, कीथ ली वगैरह भी अपने जो है सारे ओपिनियन देते हैं कि आखिर सबको क्यों अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और यहाँ पे गाइस जब ब्रॉन स्ट्रोमैन की बारी आती है तो एडम पियर्स कहते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन से हम पूछते हैं, और स्ट्रोमैन ने पता नहीं इस बात का आखिर इतना गुस्सा क्यों करा। आई थिंक यहाँ पे मुझे स्ट्रोमैन वैसा बच्चा लग रहा था स्कूल में जिसको लगता है कि अगर मैं गुस्सा दिखाऊंगा तो कूल लगूंगा, और बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन ने भी करी और उन्होंने एडम पियर्स को एक हेडबट मार दिया। और यहाँ पे जो सेगमेंट है वो एब्रप्टली खत्म हो गई थी, कुछ अनाउंसमेंट हमें जानने को ही नहीं मिली। अब शो में लेटर यहाँ पे एडम पियर्स अनाउंस करते हैं कि सबसे पहली बात तो ब्रॉन स्ट्रोमैन को उन्होंने अरीना से बाहर निकलवा दिया है और अगर उनके हाथ में होता तो वो स्ट्रोमैन को फायर कर देते, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि आगे स्ट्रोमैन के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं 3 मैचेस अनाउंस करने वाला हूं और ये तीनों सिंगल्स मैचेस के जो विनर्स होंगे वो नेक्स्ट वीक एक ट्रिपल थ्रेट मैच में लड़ेंगे और उस ट्रिपल थ्रेट मैच का विनर ड्रू मैकिंटायर को फेस करेगा फॉर द WWE चैंपियनशिप, जो कि एक अच्छी चीज़ है और उन मैचेस के बारे में हम बात करेंगे गाइस। लेकिन ड्रू मैकिंटायर आज के शो में नहीं थे और उसके पीछे क्या रीज़न है अभी तक मुझे नहीं पता। अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है रॉ टैग टीम टाइटल का मैच जो कि था न्यू डे अगेंस्ट द हर्ट बिजनेस यानी कि सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन। अब ऑब्वियसली पहले भी एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है हर्ट बिजनेस को और वो टाइटल नहीं जीत पाए थे, और यहाँ पे जो मैच था गाइस हमें एक अच्छा मैच देखने को मिला, लेकिन ये फर्स्ट टाइम में एक डबल काउंट आउट में खत्म हो जाता है। और MVP न्यू डे को कहते हैं कि क्या तुम इस तरीके से जाना चाहते हो, क्या तुमने हार मान ली है, मेरे हिसाब से हमको ये मैच रीस्टार्ट करना चाहिए, और ये मैच यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाता है। अब मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई कि भाई अगर तुम्हें मैच रीस्टार्ट करना ही था तो फिर से क्यों करा। मतलब पहली ही बारी में एक बढ़िया मैच हमें दे के रिजल्ट मिल सकता था, लेकिन शायद टाइम को थोड़ा खींचने के लिए और बीच में कमर्शियल्स डालने के लिए आज WWE ने ये चीज़ करी। लेकिन ये सारी चीज़ें इस बात को नहीं हटाती पीछे कि ये मैच काफ़ी अच्छा लगा मुझे रेसलिंग वाइज देखने में, और न्यू डे ने गाइस यहाँ पे हर्ट बिजनेस को हरा भी दिया है जो कि इतना सरप्राइजिंग नहीं था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश होता है देख के अगर हर्ट बिजनेस यहाँ पे टाइटल जीतते, क्योंकि भाई कुछ नया होना चाहिए टैग टीम टाइटल्स के साथ। और ये बात पता नहीं हम 2-3 सालों से अब बोल रहे हैं, और WWE हमेशा ऐसा लगता है कि न्यू डे को अगर एक बार टाइटल मिल जाए तो उनसे टाइटल हटाना एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है और ये फैंस के लिए जो है एक बहुत बेकार बात बन जाती है क्योंकि हम कुछ चेंज देखना चाहते हैं। तो अभी भी चैंपियंस न्यू डे ही है और यहाँ पे जबकि दूसरी बार भी मैच रीस्टार्ट हो गया और न्यू डे को यहाँ पे हर्ट बिजनेस नहीं हरा पाई। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लाना अपनी इंटरव्यू कर रही है बैक स्टेज और वो कहती हैं कि भाई देखो मैं तो अभी ड्रीम लैंड में हूँ और मुझे यहाँ से जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सोल सर्वाइवर थी। और उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम अब आस्का को चैलेंज करूंगी, तो वो कहती है मैं उस बारे में सोच भी नहीं रही। लेकिन आस्का बैक स्टेज कन्फ्रंट करती हैं लाना को और उनको एक अपॉर्चुनिटी दे देती हैं फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप और कहते हैं कि आज तुम्हें मैं मौका दूंगी और क्या पता है शो खत्म होने से पहले तुम ये टाइटल को ही जीत जाओ। इसके बाद हमें देखने को मिलता है अपना पहला मैच जो कि 3 में से फर्स्ट था और ये ऑब्वियसली क्वालिफायर है फॉर नेक्स्ट वीक्स ट्रिपल थ्रेट मैच, और ये था रिडल और शेमस के बीच में। और मैं कहना चाहूँगा कि मैंने शुरू में कहा वीडियो में कि ये शो मुझे पसंद आया और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है रेसलिंग, बिकॉज ऑल दीज मैचेस ऑन मंडे नाइट रॉ टुडे एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मतलब ये जो तीनों सिंगल्स मैच थे भाई मज़ा आ गया इनको देख के, और फाइनली ऐसा लग रहा है कि भाई WWE कुछ नया करने की कोशिश कर रही है और WWE टाइटल पिक्चर के अंदर कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो रिडल और शेमस के बीच में मैच था मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया देख के, बिल्कुल बैक एंड फोर्थ था। ना जाने कितनी सारी मोमेंट्स थी इस मैच के अंदर जब लग रहा था ऐसा कि शेमस जीत गए, नहीं अब तो रिडल जीतने वाले हैं, नहीं अब तो ये हो सकता है वो हो सकता है। तो एंटरटेनमेंट एज ऑफ द सीट जैसी पूरी सिचुएशन बनी हुई थी और बहुत मज़ा आया इस मैच को देख के। और रिजल्ट से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि रिडल को फाइनली एक अपॉर्चुनिटी मिली है। अब आई डोंट थिंक कि वो नेक्स्ट वीक का ट्रिपल थ्रेट मैच जीतेंगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने शेमस को हरा दिया है और क्वालिफाई कर लिया नेक्स्ट वीक के मैच के लिए, विच इज़ अमेजिंग।
शेमस के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली एक विनर यहाँ पे रखना ही था और रिडल आई थिंक एक अच्छी चॉइस है। इसके बाद गाइज हमें फायरफ्लाई फनहाउस देखने को मिलता है अलेक्सा ब्लिस और ब्रे वायत के साथ, और यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपना एक नया कैरेक्टर जिसका नाम है फ्रेंडशिप फ्रॉग। और ब्रे वायत बेसिकली बात कर रहे हैं कि फ्रेंड्स की कोई काम नहीं होता जिंदगी के अंदर और हमें उनके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। और यहाँ पे फ्रेंडशिप फ्रॉग आके कहता है कि नहीं भाई, फ्रेंड्स ही सब कुछ होता है, तुम्हें उनके सही से ट्रीट करना चाहिए। और ब्रे वायत इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होते यहाँ पे, और वो कहते हैं कि अलेक्सा ब्लिस अब हमें दिखाएंगी कि क्या वो करने वाली है अपनी फ्रेंड निकी क्रॉस के अगेंस्ट। और अलेक्सा ब्लिस बेसिकली यहाँ पे फ्रेंडशिप फ्रॉग को मार देते हैं बुरे तरीके से। तो ये चीज़ काइंड ऑफ हमें इस फायरफ्लाई फनहाउस में देखने को मिली। एक एंटरटेनिंग सेगमेंट थी डेफिनेटली, मैं कहना चाहता हूँ। इसके बाद अपना रॉ वुमेन्स टाइटल मैच होता है गाइस आस्का और लाना के बीच में, और ये मैच ठीक था। ऑब्वियसली आप इसको कुछ रेसलिंग वाइज नहीं कह सकते बढ़िया, क्योंकि लाना थी इसके अंदर जिनके रेसलिंग स्किल्स अच्छे नहीं है। लेकिन इस मैच में रिंग साइड कमेंट्री पर बैठी होती है नाया जैक्स और शेना बेजलर, और आस्का उनको कन्फ्रंट करते हैं और उनके चेहरे पे पानी फेंक देती हैं और ये उन पर अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से DQ यानी कि आस्का इस मैच को जीत जाती हैं डिस्क्वालिफिकेशन से। और उसके बाद बेसिकली यहाँ पे लाना एंड आस्का अगेंस्ट बेजलर एंड नाया जैक्स ये एक टैग टीम मैच के अंदर कन्वर्ट होता है। और इस मैच में हमें देखने को मिलता है कि नाया जैक्स बहुत गुस्से में आती है रिंग साइड पे, और वो एक बार फिर से लाना को टेबल के थ्रू फेंकने की कोशिश करती हैं, लेकिन लाना एस्केप करती हैं और गुस्से में नाया उनकी तरफ भागते हुए जाती हैं और वो खुद ही टेबल के ऊपर से गिर के दूसरी तरफ चली जाती हैं। तो ये एक अच्छी मोमेंट थी मैच में, और शेना बेजलर भी इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होती हैं, आस्का उनको रोल अप करती हैं और लाना और आस्का की जो टीम है यहाँ पे वो मैच को जीत जाती है गाइज। और यहाँ पे अगर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप की हम बात करें तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा स्टोरी लाइन वाइज, लेकिन आई थिंक कि लाना को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है थोड़ा बहुत मैं रिलेट कर पा रहा हूँ उनसे कि हाँ उनके अगेंस्ट थोड़ी सिंपैथी हमको दिखानी चाहिए, उनके लिए कोई सोचता नहीं है। लेकिन अगर हम रेसलिंग की बात करें तो आई डोंट थिंक लाना उस लेवल पे पहुंच पाएंगी जहाँ पे आस्का है, और यही एक रीज़न है कि मैं लाना को एज अ रॉ वुमेन्स चैंपियन नहीं देख सकता, क्योंकि वो कुछ समय तक 1-2 हफ्ते तक तो बढ़िया लगेगा, लेकिन उसके बाद हम ही उसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर देंगे। इसके बाद गाइस हमें अपना दूसरा मैच देखने को मिलता है जो था कीथ ली अगेंस्ट बॉबी लैशली, और ये भी एक कमाल का मैच था। मतलब ऐसा लग रहा था कि बॉबी लैशली अपनी पावर जो है वो दिखाना चाहते हैं कीथ ली के ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली भाई कीथ ली कोई छोटा इंसान तो है नहीं, तो उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और ली अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो बॉबी लैशली को यहाँ पे हरा दें। कई बारी जो है लैशली ने अपनी हर्ट लॉक लगाने की यहाँ पे कोशिश भी करी और MVP ने इंटरफेयर करने की भी कोशिश करी, लेकिन कीथ ली कहाँ हार मानने वाले थे। और एट द एंड यहाँ पे बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि MVP DQ कर देते हैं, आके अटैक करते हैं कीथ ली के ऊपर, जिसकी वजह से कीथ ली इस मैच को जीत जाते हैं। आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों करा, और बॉबी लैशली बिल्कुल गुस्से में नहीं लग रहे थे MVP के, भाई तुमने मेरे को पूरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक लॉस करवा दिया और ऐसा तुमने क्यों किया, मैं इस मैच को शायद जीत सकता था। लेकिन अब कीथ ली बन गए हैं सेकंड सुपरस्टार, जिन्होंने नेक्स्ट वीक के उस ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए क्वालिफाई करा है। अनदर रियली गुड मैच। इसके बाद अलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस का मैच हमें देखने को मिलता है गाइस, और ये बेसिकली एक फ्यूड चल रही है काफी समय से इन दोनों के बीच में, और ये मैच ठीक ठाक चल रहा था और अलेक्सा ब्लिस अचानक से बहुत इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती हैं कि निकी प्लीज अब ये बंद करो और हमें नहीं लड़ना चाहिए। और जैसे ही यहाँ पे निकी क्रॉस एक बार फिर से लाइक अ नूब बेबी फेस इन WWE ऑलवेज टिपिकली वो जो है उनकी बातों में आ जाती हैं और उनको एक सिस्टर एबिगेल पड़ती है और अलेक्सा ब्लिस यहाँ पे इस मैच को जीत जाती हैं। एक ठीक मैच था और आई थिंक अब निकी क्रॉस और अलेक्सा ब्लिस की यहाँ पे स्टोरी लाइन ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। और फाइनली गाइस मेन इवेंट जो था इस शो का वो था अपना तीसरा क्वालिफाइंग मैच विच वॉज एजे स्टाइल्स अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन। एक और फैंटास्टिक मैच। मैं कहना चाहता हूँ कि आप एजे स्टाइल्स का जो मैनेजर है आई डोंट नो उसका यूज़ क्या है, क्योंकि जब से वो उनके साथ आया है उसको कुछ खास इन्वॉल्व होने का मौका नहीं मिला और वो बस वहाँ पे रहता है। वही बात है, एजे स्टाइल्स अपने आप में इतने कमाल के हैं ऑन द माइक एंड इन द रिंग कि उनको आई डोंट नो कि मैनेजर की जरूरत ही क्यों थी। लेकिन ये मैच इन दोनों के बीच में अच्छा था गाइज, और फील्ड जो है वो आउट ऑफ नो वेयर रिंग साइड के यानी कि बैरिकेड के दूसरे तरफ से ऊपर आते हैं और रैंडी ऑर्टन वहीं खड़े होते हैं और उनको एकदम से डर लगता है कि भाई ये क्या हो गया। और उसके बाद जब वो रिंग में जाते हैं एक बार फिर से लाइट्स ऑफ होती हैं और फील्ड बिल्कुल उनको डराता है और इसी डर के चक्कर में उनको पड़ती है एक फिनोमिनल फोर आर्म, और यहाँ पे एजे स्टाइल्स इस मैच को जीत चुके हैं। तो रैंडी ऑर्टन की मैं बात करूँ तो भाई उनका जो है काफ़ी बुरा टाइम चल रहा है। पहले तो वो टाइटल हारे और अब वो अपने रीमैच के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, और इसका मतलब क्लियर है कि पहले रैंडी ऑर्टन को फील्ड के अगेंस्ट जाना पड़ेगा और उनका एक 1-on-1 मैच होगा। उसको जो जीतेगा वो शायद फिर फ्यूचर एक WWE चैंपियनशिप स्पॉट हासिल करेगा। लेकिन ऑपोजिट साइड अगर हम देखें तो एक अच्छी बात है, क्योंकि एजे स्टाइल्स, मैट रिडल और कीथ ली में से कोई एक नंबर 1 कंटेंडर होगा मैकिंटायर का,
और मज़ा आएगा क्योंकि ये कुछ फ्रेश है और हम बहुत समय से ऑर्टन वर्सेस मैकिंटायर देख रहे थे और उसको थोड़ा ब्रेक देना ज़रूरी था और WWE कुछ नया कर रही है, इसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। तो गाइस ये था मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। ओवरऑल जो है मैचेस अच्छे थे, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो और देखने को मिल सकती थी, बट WWE ने ज़्यादा एफर्ट डाला नहीं। मैकिंटायर नहीं थे शो पे शायद क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करा जा रहा है उनके लॉस के बाद, ताकि जब वो कुछ देर बाद आएंगे तो लोग शायद उसके बारे में भूल जाएंगे। लेकिन गाइज आज का शो ठीक था, इतना भी बेकार नहीं था। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।